नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कहना पड़ेगा काफी हलचल मचाई है। रॉबर्ट ग्रीन की शक्ति के 48 नियम, यानी द 48 लॉज ऑफ पावर। जी हाँ, चर्चित भी रही है और सही कहा आपने, विवादित भी काफी रही है। बिल्कुल। तो हमारे पास इस किताब पर कई रिव्यूज और समरीज है और आज हम इन्हीं सोर्सेज के आधार पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस किताब में आखिर है क्या, इसके मुख्य विचार क्या है, कौन से नियम हैं जिन पर इतनी बहस होती है और असल में ये किताब किसके काम आ सकती है। सही। तो मोटे तौर पर कहें तो सोर्सेज यही बताते हैं कि ये किताब पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब शक्ति और प्रभाव पाने के 48 तरीके सिखाती है, व्यवहारिक तरीके। और कई बार वो तरीके, जैसे सोर्सेस कहते हैं, थोड़े कठोर भी लग सकते हैं, चौंकाने वाले। हाँ बिल्कुल। तो इसका इतना पॉपुलर होना और साथ ही कंट्रोवर्शियल होना, ये तो समझ आता है। शक्ति, पावर, ये ऐसा टॉपिक है ना, हाँ, जिसके आसपास हम सब रहते हैं पर शायद खुल के बात करने से बचते हैं। सही। और सोर्सेज यही कहते हैं कि ग्रीन की किताब इसी चुप्पी को तोड़ती है, सीधे सीधे बताती है कि सत्ता कैसे मिलती है, कैसे टिकती है। और दावा ये है कि इन नियमों को समझकर कोई भी अपनी पोजीशन मजबूत कर सकता है। किताब का दावा तो यही है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। ठीक है, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। ये जो किताब का मूल सिद्धांत है, मतलब इसका बेसिस क्या है, सोर्सेस क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, सोर्सेस के हिसाब से किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो ये कि पावर, शक्ति, वो एक तरह का सोशल गेम है। अच्छा, एक खेल। हाँ, जिसके अपने नियम हैं। अब वो नियम हमें पसंद हो या ना हो वो अलग बात है। रॉबर्ट ग्रीन ने क्या किया है, जैसा रिव्यूज बताते हैं, कि इतिहास से, चाहे वो पुराने राजा महाराजाओं के दरबार हो या आज की कॉर्पोरेट दुनिया, उदाहरण चुन चुन कर ये दिखाया है कि पावर असल में काम कैसे करती है। जैसे किन लोगों के उदाहरण हैं इसमें? अरे बहुत है। मैकियावेली हैं, सन त्सू हैं, पीटी बर्नम जैसे शोमैन भी हैं, मतलब हर तरह के। अच्छा। वो मूल तर्क ये है कि दुनिया हमेशा सीधी साधी, नैतिक या लॉजिकल नहीं होती। पावर के खेल में अगर जीतना है तो आपको इंसान के स्वभाव की कमजोरियां, उसकी असुरक्षाएं, उसकी इच्छाएं, इन सबको समझना होगा और जैसा किताब कहती है उनका इस्तेमाल करना सीखना होगा, भले ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगे। दिलचस्प। मतलब ये दुनिया का एक बहुत ही रियलिस्टिक, शायद कुछ हद तक कहें तो निराशावादी नजरिया देती है। हाँ, कह सकते हैं। प्रैक्टिकल पर शायद थोड़ा सिनिकल भी। चलिए कुछ मुख्य नियमों पर आते हैं जिनका जिक्र सोर्सेज में बार बार होता है, रिव्यूज और समरीज में। कुछ खास नियम उभर कर आते हैं। पहला नियम जो लगभग हर जगह मेंशन्ड है, गुरु को कभी मात मत दो। हाँ, ये पहला ही नियम है। सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है सोर्सेज के हिसाब से? हाँ, ये ऊपर से देखने में तो सामान्य सलाह लगती है कि भाई अपने सीनियर्स की इज्जत करो, पर सोर्सेज बताते हैं कि इसका मतलब ज्यादा गहरा है। क्या मतलब? मतलब ये कि जो लोग आपसे ऊपर हैं, आपके बॉस, आपके मेंटर, कोई भी पावरफुल इंसान, उन्हें कभी भी ऐसा महसूस ना कराएं कि आपकी काबिलियत से उन्हें खतरा है। अच्छा। भले ही आप उनसे बेहतर हो, हाँ, भले ही आप ज्यादा सक्षम हो, हमेशा ऐसा दिखाएं कि वो आपसे बेहतर हैं या कम से कम आप उनके लिए कोई खतरा नहीं है। सोर्सेस के मुताबिक अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप अनजाने में ही ताकतवर दुश्मन बना लेते हैं। उनकी इनसिक्योरिटी आपके करियर के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। तो ये एक तरह की डिफेंसिव स्ट्रेटेजी हुई, अपनी जगह बचाने के लिए। बिल्कुल, अपनी चमक को थोड़ा कम रखना ताकि ऊपर वाले की रोशनी बनी रहे। ये सुनने में थोड़ा चालाकी भरा तो लगता है, पर शायद ऑफिस पॉलिटिक्स में ये होता होगा जैसा स्रोत बताते हैं। हाँ, शायद यही हकीकत है। अब आते हैं एक और नियम पर जो अक्सर लोगों को, मुझे लगता है, चौंकाता है। नियम 2, दोस्तों पर हद से ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। ये तो दोस्ती के कॉन्सेप्ट पर ही सवाल है। ने किसी तरह जीत लिया है या अपनी तरफ कर लिया है, वो ज्यादा वफादार साबित हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास खुद को साबित करने का मोटिवेशन होता है और वो आपसे उम्मीदें भी कम रखता है। तो सोर्सेज इसे ऐसे दिखाते हैं कि ये इमोशंस पर आधारित रिश्तों से हटकर एक ठंडे, स्ट्रेटेजिक नजरिए से सहयोगियों को चुनने की सलाह है। ये वाकई कठोर है, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? रिव्यूज में यही कहा गया है कि ये कठोर जरूर है, पर पावर के खेल में शायद ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। कौन आपका साथ देगा, ये देखकर चुनना। सोचने वाली बात है कि करीबी रिश्ते कहीं पावर के रास्ते में रुकावट तो नहीं बनते। खैर, रिश्तों से आगे बढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कंट्रोल पर आते हैं। नियम 3 है, अपने इरादों को छुपाएं। इसे इतना जरूरी क्यों मानते हैं सोर्सेस? सोर्सेस के हिसाब से ये नियम स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए बहुत जरूरी है। सीधा सा मतलब है, अपने असली इरादे, अपने असली प्लान्स किसी को पता न चलने दें। क्यों?
इससे क्या फायदा? फायदा ये है कि अगर लोगों को पता ही नहीं होगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तो वो आपके खिलाफ कोई डिफेंसिव तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा, आप अनप्रिडिक्टेबल बने रहते हैं। हाँ, और पहल आपके हाथ में रहती है। रिव्यूज बताते हैं कि ये खास तौर पर कॉम्पिटिटिव माहौल में, जैसे बिजनेस या पॉलिटिक्स में, बहुत असरदार माना जाता है। थोड़ी मिस्ट्री, थोड़ी रहस्यमयता बनाए रखना आपको ज्यादा पावरफुल दिखाता है, यानी एक तरह का पोकर फेस रखना। ठीक है, अब एक और नियम जो मुझे सोर्सेज में काफी दिलचस्प लगा, खासकर आज के पर्सनल ब्रांडिंग वाले जमाने में, नियम 6, ध्यान आकर्षित करने के लिए हर कीमत पर प्रयास करें। हाँ, ये भी एक फेमस नियम है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता, खासकर पहले नियम गुरु को मात मत दो के साथ अगर देखें तो? हाँ, ये कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगता है, पर सोर्सेज इसे ऐसे समझाते हैं कि गुमनामी में कोई शक्ति नहीं होती। अगर कोई आपको जानेगा ही नहीं तो पावर कैसे होगी? बात तो सही है। तो ध्यान खींचना जरूरी है, लेकिन कैसे खींचना है ये जरूरी है। नियम 1 बताता है कि किसको चमकने देना है, यानी अपने बॉस को, और नियम 6 कहता है कि आपको खुद भी चमकना है, पर सही तरीके से। सही तरीका मतलब ऐसा तरीका जिससे आप नजर में तो आएं, लेकिन अपने गुरु पर भारी ना पड़े। सोर्सेज में पीटी बर्नम जैसे शोमैन के उदाहरण हैं। उन्होंने समझा कि अटेंशन, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, आपको लोगों के दिमाग में बनाए रखती है। अच्छा, मतलब विजिबिलिटी जरूरी है। हाँ, विजिबिलिटी। हाँ। आज के जमाने में यही कहते हैं। अगर लोग आपको जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, तो आप पर पावर कैसे जमाएंगे? बस ये ध्यान रखना है कि आपका अटेंशन पाना आपके बॉस या सीनियर को इनसिक्योर ना कर दे। ये एक बैलेंस बनाने वाला काम है। समझ गए, विजिबिलिटी जरूरी है पर स्ट्रेटेजिकली। अब बात करते हैं प्रभाव डालने के तरीके के। नियम 4 कहता है, तर्क से नहीं, कार्यों से जीतें। इसका क्या मतलब हुआ? क्या बातों का कोई मोल नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि शब्दों का मोल नहीं, लेकिन सोर्सेस के अनुसार ये नियम इस बात पर जोर देता है कि किसी को बहस में हराने से बेहतर है कि आप अपने काम से, अपने नतीजों से उसे प्रभावित करें। क्यों? बहस से क्यों नहीं? क्योंकि लोग तर्कों को भूल सकते हैं या उनसे सहमत नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपने कर दिखाया है, जो ठोस नतीजा है, उसे नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। अच्छा। आपके काम आपकी पावर का, आपकी काबिलियत का एक साइलेंट डेमो होते हैं। रिव्यूज बताते हैं कि ग्रीन मानते हैं कि एक्शन ज्यादा टिकाऊ असर छोड़ते हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी बनाते हैं, जबकि बहस से अक्सर नाराजगी और विरोध पैदा होता है। ये बात तो काफी प्रैक्टिकल लगती है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल। चलिए अब एक ऐसे नियम पर आते हैं जो रेप्यूटेशन और डिपेंडेंस, यानी प्रतिष्ठा और निर्भरता से जुड़ा है। सोर्सेज में नियम 5 और नियम 9 काफी जरूरी बताए गए हैं। नियम 9 है, अपनी प्रतिष्ठा को जीवन भर के लिए सुरक्षित रखें। हाँ, गार्ड योर रेपुटेशन। और नियम 5 है, अपने ऊपर लोगों की निर्भरता बनाए रखें। ये दोनों कैसे जुड़े हैं और क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं? ये दोनों नियम, जैसा सोर्सेज बताते हैं, पावर के आधार मतलब फाउंडेशन माने जाते हैं। नियम 9 यानी रेपुटेशन वाला, वो इस बात पे जोर देता है कि आपकी इज्जत, आपकी साख ही आपकी शक्ति का बेस है। एक बार रेपुटेशन खराब हो गई तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल है और आपकी पावर कमजोर पड़ जाती है। इसलिए इसे हर कीमत पर बचाना है। ये आपकी पब्लिक इमेज है जिसके आधार पर लोग आपके साथ डील करते हैं। और नियम 5 निर्भरता वाला? नियम 5 इसी से जुड़ा है, पर एक कदम आगे है। ये कहता है कि सिर्फ अच्छी रेपुटेशन काफी नहीं है, आपको ये भी पक्का करना होगा कि लोग आप पर निर्भर हों, डिपेंडेंट हों। किस तरह की निर्भरता? ये निर्भरता आपकी एक्सपर्टाइज की वजह से हो सकती है, आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उनकी वजह से, आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से, या आपकी पोजीशन की वजह से। सोर्सेज बताते हैं कि जब लोग आप पर निर्भर होते हैं तो वो न सिर्फ आपकी रेपुटेशन बचाते हैं, बल्कि आपके खिलाफ जाने से भी डरते हैं। तो इससे आपको कंट्रोल मिलता है? हाँ, कंट्रोल मिलता है। हालांकि रिव्यूज में इस नियम की नैतिकता पर काफी सवाल उठाए गए हैं कि ये निर्भरता असली होनी चाहिए या इसे आर्टिफिशियली बनाना चाहिए। ये एक मुश्किल सवाल है। हाँ, ये एक बारीक लाइन लगती है। और फिर आता है शायद सबसे क्रूर लगने वाला नियम, जिसका जिक्र कई रिव्यूज में है, नियम 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह कुचल दें। ये तो बहुत ही निर्मम लगता है। हाँ, ये निश्चित रूप से किताब के सबसे कठोर नियमों में से एक है और सोर्सेज बताते हैं कि इस पर बहुत आलोचना होती है। तो ग्रीन का तर्क क्या है इसके पीछे? ग्रीन का तर्क, जैसा रिव्यूज में बताया गया है, वो ये है कि आधे अधूरे छोड़े गए दुश्मन बाद में ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, वो बदला लेने के लिए वापस आ सकते हैं। अच्छा। इसलिए अगर लड़ाई जरूरी हो ही गई है तो दुश्मन को पूरी तरह से बेअसर कर देना चाहिए ताकि वो भविष्य में कोई खतरा ना बन सके। ये पूरी तरह से एक स्ट्रेटेजिक नजरिया है। इसमें दया या नैतिकता के लिए कोई जगह नहीं दिखती
और यही बात कई लोगों को बहुत असहज करती है। इन नियमों को सुनकर ये तो साफ है कि किताब सीधी बात करती है, चाहे वो सुनने में अच्छी लगे या ना लगे। किताब की स्टाइल के बारे में सोर्सेज और क्या बताते हैं? इसमें मैकियावेली, सन त्सू, किसिंजर जैसे नाम भी आते हैं। हाँ, सोर्सेज बताते हैं कि किताब की स्टाइल बहुत ही क्लियर है, प्रैक्टिकल है और ऑलमोस्ट क्लिनिकल है। मतलब इमोशन से हटकर पावर के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करती है। और उदाहरण? हर नियम के साथ ऐतिहासिक उदाहरण है। दरबारी, योद्धा, नेता, धोखेबाज, सबके किस्से हैं। ये उदाहरण नियमों को जिंदा करते हैं और उन्हें याद रखने में मदद करते हैं। और मैकियावेली, सन त्सू का असर? उनका असर तो साफ दिखता है। वो दोनों ही यथार्थवादी और हाँ, कभी-कभी निर्मम स्ट्रेटेजिक सोच के लिए जाने जाते हैं। लेखक का नजरिया, जैसा रिव्यूज में लगता है, वो ये है कि दुनिया एक खतरनाक जगह है, भोलेपन से काम नहीं चलेगा। मतलब सतर्क रहना होगा। हाँ, सतर्क और स्ट्रेटेजिक, क्योंकि हर कोई आपकी भलाई नहीं चाहता। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि इस किताब को लेकर इतनी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं क्यों हैं? सोर्सेस के हिसाब से इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू क्या हैं? पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पॉजिटिव साइड पर सोर्सेज आमतौर पर मानते हैं कि ये किताब पावर डायनामिक्स का, मतलब शक्ति कैसे काम करती है, उसका एक बहुत ही अनोखा और रियलिस्टिक चित्रण करती है। वो चीजें जो अक्सर पर्दे के पीछे होती हैं। अच्छा। कई रिव्यूज मानते हैं कि ये उन लोगों के लिए बहुत प्रैक्टिकल हो सकती हैं जिन्हें मुश्किल ऑर्गेनाइजेशनल या सोशल स्ट्रक्चर्स में काम करना पड़ता है, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, पॉलिटिक्स, यहाँ तक कि आर्ट्स की दुनिया में भी। ये कैसे मदद करती है? ये आपको उन स्ट्रैटेजीज को समझने में मदद करती है जो दूसरे आप पर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसे एक तरह की अवेयरनेस बढ़ाने वाली किताब के तौर पर भी देखा जाता है। और नेगेटिव पहलू? यहाँ आलोचनाएं काफी तीखी लगती हैं। बिल्कुल। नेगेटिव साइड पर, जैसा हमने कुछ नियमों पर बात करते हुए भी महसूस किया, सबसे बड़ी आलोचना यही है कि किताब अनैतिक, मैनिपुलेटिव और मतलबी व्यवहार को बढ़ावा देती है या कम से कम उसे नॉर्मलाइज करती है। कुछ लोग इसे विलन बनने की गाइड बुक भी कहते हैं। हाँ, कई सोर्सेज में ऐसा कहा गया है। आलोचना ये भी है कि ये इंसानी रिश्तों को सिर्फ पावर स्ट्रगल और लेन देन के तौर पर देखती है। इसमें विश्वास, सहानुभूति, सहयोग जैसे मूल्यों की कोई जगह नहीं दिखती। इसे निराशावादी भी कहा गया है। हाँ, अत्यधिक निराशावादी और एंटी ह्यूमनिस्ट भी। सोर्सेज में ये बहस भी खूब होती है कि क्या इस तरह की स्ट्रैटेजी से आखिर में सच्ची कामयाबी मिलती है या ये सिर्फ अकेलापन और अविश्वास पैदा करती है। ये एक जरूरी बहस है। तो इन आलोचनाओं का विश्लेषण करते हुए सोर्सेज ये जो प्रैक्टिकलिटी और नैतिकता के बीच का तनाव है, उसे कैसे देखते हैं? सोर्सेज इस तनाव को किताब के केंद्र में पाते हैं। मतलब ये किताब उन रणनीतियों को बताती है जो पावर पाने में असरदार, इफेक्टिव हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि वो नैतिक हों। तो फैसला पाठक का है। हाँ, यहीं पर पढ़ने वाले की अपनी समझ, अपना विवेक काम आता है। कुछ रिव्यूज कहते हैं कि ग्रीन सिर्फ दुनिया की सच्चाई बता रहे हैं, उसका समर्थन नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि इन नियमों को जानना जरूरी है, भले ही आप इन्हें इस्तेमाल ना करें, ताकि आप खुद को बचा सकें। और दूसरी तरफ कुछ रिव्यूज मानते हैं कि इस तरह का ज्ञान खतरनाक है और इसका गलत इस्तेमाल होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और यहाँ ये दोहराना जरूरी है कि हम सिर्फ उन अलग अलग व्यू पॉइंट्स पर बात कर रहे हैं जो सोर्सेज में मिलते हैं। हम पर्सनली इन नियमों को सही या गलत नहीं ठहरा रहे। बिल्कुल। ये किताब तो बस पाठक के सामने एक आईना रखती है और पूछती है, आप पावर का ये खेल कैसे खेलना चाहेंगे? तो आखिर में सोर्सेज ये किताब किसे पढ़ने की सलाह देते हैं? किसके लिए ये सबसे ज्यादा रेलेवेंट है? सोर्सेज बताते हैं कि ये किताब मुख्य रूप से उन लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है जो या तो पावर की पोजीशन में हैं या वहां पहुंचना चाहते हैं, जैसे कॉर्पोरेट लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। और साथ ही ये उन लोगों के लिए भी रेलेवेंट मानी जाती है जो कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में काम करते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को बेहतर समझना चाहते हैं। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ सोर्सेज ये भी कहते हैं कि ये उन लोगों के लिए भी पढ़नी जरूरी है जो थोड़े सीधे या आदर्शवादी हैं। उनके लिए क्यों? ताकि वो समझ सकें कि दुनिया में दूसरे लोग कैसे सोच सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं और वो खुद को मैनिपुलेशन से कैसे बचा सकते हैं। तो ये सिर्फ पावर चाहने वालों के लिए ही नहीं, बल्कि पावर समझने वालों के लिए भी है। तो कुल मिलाकर इस किताब से मुख्य टेकअवे क्या निकलता है, जैसा कि सोर्सेज से लगता है? संक्षेप में कहें तो सोर्सेज इसे पावर, इन्फ्लुएंस और इंसान की इच्छाओं का एक तीखा, कभी कभी अनकंफर्टेबल लेकिन गहरा एनालिसिस मानते हैं। ये दिखाती है कि इतिहास में और आज भी सत्ता कैसे हासिल की जाती है और इस्तेमाल की जाती है, उसके अच्छे, बुरे और बदसूरत सारे पहलू।
ये असरदार स्ट्रैटेजी और लीडरशिप के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन एक चेतावनी के साथ। हाँ, साथ ही ये चेतावनी भी देती है कि पावर का रास्ता नैतिक रूप से बहुत फिसलन भरा हो सकता है। इसे एक पावरफुल टूलकिट माना जा सकता है, पर इसका इस्तेमाल पढ़ने वाले के अपने विवेक और नैतिक कंपास पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ऐसा लगता है कि ये किताब पावर डायनामिक्स को समझने के लिए एक बहुत ही साफ, हालांकि चैलेंजिंग फ्रेमवर्क देती है। ये हमें उन सच्चाइयों से रूबरू कराती है जिन्हें हम शायद देखना न चाहें। सही कहा। ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। जैसा सोर्सेस से पता चलता है, ये इंसानी मनोविज्ञान और सामाजिक मेलजोल की जटिलताओं पर एक डिटेल्ड कमेंट्री भी है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ना चाहेंगे जो सीधे तौर पर इन सोर्सेज में चल रही बहस से जुड़ा है। जी। क्या आज की इस कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव दुनिया में कामयाब होने के लिए शक्ति के इन अप्रिय नियमों को समझना वाकई जरूरी है, भले ही कोई इन्हें पूरी तरह से अपनाने का इरादा न रखता हो? क्या इन खेल के नियमों को जाने बिना हम अनजाने में ही सही इस पावर के खेल में पीछे रह जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।